Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will talk about lac of prawn system. Lac of prawn system डिस्कस करने से पहले हम पहले प्रॉन को डिस्कस करेंगे कि प्रॉन क्या होते हैं। तो हमारे प्रोकैरियोट्स में जितने भी किसी खास रिएक्शन के जीन्स होंगे, एंजाइम्स होंगे, उनके सारे जीन्स और उन जीन्स के स्टिमुलेटर्स और रिप्रेसर एक ही जगह पर मौजूद होंगे और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं ऑप्रॉन। इन्हीं ऑप्रॉन्स में से एक लैक ऑप्रॉन सिस्टम है। लैक ऑप्रॉन सिस्टम में वो सारे जीन्स होंगे जिनकी फर्दर ट्रांसक्रिप्शन और देन ट्रांसलेशन से वो एंजाइम्स बनते हैं जो कि लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म करते हैं, और इसके साथ वो जीन्स मौजूद होंगे जो कि इन एंजाइम्स की ट्रांसक्रिप्शन को या तो स्टिमुलेट करेंगे या फिर रिप्रेस करेंगे, और इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं लैक ऑप्रॉन सिस्टम। तो अब हमारे सामने लैक ऑप्रॉन सिस्टम मौजूद है। इसमें सबसे पहले 3 जीन मौजूद हैं, लैक ए जीन, लैक वाई जीन एंड लैक जी जीन। इन तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन और देन ट्रांसलेशन से वो एंजाइम्स बनते हैं जो कि लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म करवाते हैं। इनके साथ सबसे पहले हमारे पास जो साइट मौजूद है दैट इज ऑपरेटर साइट। ऑपरेटर साइट मौजूद है। ऑपरेटर साइट के साथ हमारे पास प्रोमोटर साइट है एंड देन सीएपी साइट, और यहाँ हमारे पास एक और जीन मौजूद है दैट इज लैक आई जीन। अब हम इनका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इन बाकी साइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं लैक आई जीन से। सो लैक आई जीन की ट्रांसक्रिप्शन होती है और एक मैसेंजर आरएनए बन जाता है। इस मैसेंजर आरएनए की देन फर्दर ट्रांसलेशन से एक रिप्रेसर प्रोटीन बनता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन क्या करता है? ये रिप्रेसर प्रोटीन जाकर ऑपरेटर साइट पर अटैच हो जाता है, और जब ये ऑपरेटर साइट पर जाकर अटैच हो जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस कर देगा, रोक देगा। इस तरह ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहिबिट करेगा। इसका हम एलोलैक्टोज और लैक्टोज के साथ रिलेशन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो लैक्टोज जब सेल में ज्यादा होगा तो लैक्टोज एलोलैक्टोज यानी अपनी एक आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एलोलैक्टोज जाएगा रिप्रेसर के पास, और रिप्रेसर के पास जाने के बाद ये एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा। जब ये रिप्रेसर हो जाएगा इनएक्टिवेट तो अल्टीमेटली ये ऑपरेटर साइट के पास भी नहीं जाएगा, और ऑपरेटर साइट पर नहीं जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को भी इनहिबिट नहीं करेगा, और अल्टीमेटली हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज कर जाएगा। इसके बाद हम इफेक्ट देख लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का इफेक्ट इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। ग्लूकोज का इफेक्ट डिस्कस करने से हमें सीएपी साइट की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी और प्रोमोटर साइट की इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी। तो देख लेते हैं हम ग्लूकोज का इफेक्ट। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जब सेल में होगी कम, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने से एडिनाइल साइक्लेज हो जाएगी एक्टिवेट। जब एडिनाइल साइक्लेज हो जाएगी एक्टिवेट तो ये CAMP की कंसंट्रेशन को सेल में इंक्रीज कर देगी। साइक्लिक AMP की कंसंट्रेशन सेल में हो जाएगी इंक्रीज। जब CAMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ये जाएगी CAP के पास विच इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। CAMP कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन CAP के साथ मिलेगी और एक CAMP CAP कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जाएगा हमारी CAP साइट पर, और CAP साइट पर जाने के बाद ये कॉम्प्लेक्स प्रोमोटर साइट को एक्टिवेट करेगा। जब ये प्रोमोटर साइट एक्टिवेट होगी तो इस पर आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस फर्दर इंक्रीज होगा। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा, एंड वाइस वर्सा। अगर लैक्टोज की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन भी कम होगी, और अगर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो इसकी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी ज्यादा होगा, ज्यादा इनिशिएट होगा। अब हम इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। अब हम 1 बाय 1 लैक ऑप्रॉन सिस्टम का मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ये कैसे बिहेव करेगा। तो एक बार हम रिमाइंड कर लें कि ये हमारे पास लैक ए जीन है, ये लैक वाई जीन है और ये लैक जी जीन है। इसके साथ ये ऑपरेटर साइट है जिस पर रिप्रेसर प्रोटीन लगता है, और इसके साथ है हमारी प्रोमोटर साइट, देन दिस इज CAP साइट एंड लैक आई जीन। अब हमारी पहली कंडीशन है जिसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है ज्यादा और लैक्टोज की कंसंट्रेशन है कम। पहले हम लैक्टोज का रेफरेंस डिस्कस कर लेते हैं कि लैक्टोज का इफेक्ट क्या होगा। तो लैक्टोज की कंसंट्रेशन बिल्कुल कम है, यानी लैक्टोज बिल्कुल नहीं है, तो जिसकी वजह से लैक्टोज से एलोलैक्टोज नहीं बनेगा
और लैक्टोज से एलो लैक्टोज नहीं बनेगा तो ये रिप्रेसर को इनएक्टिवेट भी नहीं करेगा। जब रिप्रेसर की इनएक्टिवेशन नहीं होगी तो ये इजीली जाकर ऑपरेटर साइट पर लग जाएगा और ऑपरेटर साइट पर अटैच होने के बाद ये आरएनए पॉलीमरेज को भी इनहिबिट कर देगा, उसके एक्शन को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस रुक जाएगा। लैक्टोज का कम होना ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को रिप्रेस करेगा, डिक्रीज करेगा। सेकेंड इफेक्ट इज ग्लूकोज की। ग्लूकोज का इफेक्ट क्या होगा? तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से एडिनाइल साइक्लेज की इनएक्टिवेशन हो जाएगी। जब एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिवेट हो जाएगा तो CAMP की कंसंट्रेशन हो जाएगी कम, और जब CAMP की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये CAP प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से CAP कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ये CAP साइट पर भी नहीं लगेगा और अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी इनिशिएट नहीं होगा। तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से हमें पता चला कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस फर्दर इनहिबिट होगा, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसके जनरल मैकेनिज्म में। अब हम सेकेंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। इस कंडीशन में ग्लूकोज बिल्कुल भी मौजूद नहीं होगा सेल में और लैक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लैक्टोज के रेफरेंस से डिस्कस करेंगे। जब लैक्टोज ज़्यादा होगा तो ये लैक्टोज एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा अपनी आइसोमेरिक फॉर्म में। ये एलो लैक्टोज जाएगा रिप्रेसर के पास और रिप्रेसर के साथ लगने के बाद ये रिप्रेसर को कर देगा इनएक्टिव। जब रिप्रेसर इनएक्टिव होगा तो ये ऑपरेटर के पास भी नहीं जा सकेगा, और जब ये ऑपरेटर के पास नहीं जाएगा तो ऑपरेटर पर जाने और ऑपरेटर की इनहिबिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इनिशिएट होगा। अब ग्लूकोज के रेफरेंस से अगर डिस्कस करें तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने से एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हो जाएगा। एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिवेशन की वजह से CAMP प्रोटीन बढ़ेगी, CAMP इंक्रीज कर जाएगी, विच इज अ न्यूक्लियोटाइड एक्चुअली। CAMP की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से ये जाएगी CAP के पास और ये दोनों मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेंगे जिसे हम कहते हैं CAP-CMMP कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जाएगा CAP साइट पर और CAP साइट पर जाकर अटैच हो जाएगा। जब ये CAP साइट पर अटैच होगा तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स और ये जीन प्रोमोटर साइट को एक्टिवेट कर देगा। प्रोमोटर साइट पर आकर लग जाएगा आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा और लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, विच इज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज। इसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी और लैक्टोज की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। वन बाय वन हम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले लैक्टोज की डिस्कस कर लेते हैं कि लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से दोबारा वही होगा, एलो लैक्टोज बन जाएगा। एलो लैक्टोज रिप्रेसर के पास जाएगा और इसको इनएक्टिव कर देगा, और जब रिप्रेसर हो जाएगा इनएक्टिव तो ये प्रोमोटर के पास भी नहीं जाएगा, और प्रोमोटर के पास जब नहीं जाएगा, ऑपरेटर के पास जब ये नहीं जाएगा तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस भी फर्दर रिप्रेस नहीं होगा, और रिप्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब है ये इंक्रीज करेगा। सेकेंड इफेक्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज की कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो गई है, तो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से एडिनाइल साइक्लेज इनएक्टिव हो गया। एडिनाइल साइक्लेज की इनएक्टिवेशन की वजह से CAMP की कंसंट्रेशन हो गई है कम, और इसकी कंसंट्रेशन कम होने से ये CAMP CAP के साथ बाइंड नहीं करेगी, जिसकी वजह से CAMP CAP कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स इस साइट पर जाकर भी अटैच नहीं होगा और ये साइट रहेगी खाली, जिसकी वजह से प्रोमोटर की फर्दर स्टिमुलेशन नहीं होगी और ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये दोनों इफेक्ट दोनों को एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नॉर्मल होगा। इस कंडीशन में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस डिक्रीज हो रहा है, रिप्रेस हो रहा है, और लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज्यादा होने से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस इंक्रीज हो रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा इन जीन की वो एक नॉर्मल रेट पर होगा। अब हम इन जीन्स के एंजाइम देख लेते हैं एक बार कि इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन से कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं। तो LAC-Z जीन की ट्रांसक्रिप्शन से बीटा ग्लैक्टोजाइडेज बनेगा।
लैक-वाई जीन की ट्रांसक्रिप्शन से ग्लैक्टोजाइड परमिएज बनेगा और लैक-ए जीन की ट्रांसक्रिप्शन से एंड देन फर्दर ट्रांसलेशन से थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनेगा। इन एंजाइम्स के फंक्शंस की अगर बात करें तो जो हमारा बीटा ग्लैक्टोजाइडेज है ये लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेगा, जिसके नतीजे में हमारा ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में डिग्रेड हो जाएगा। ग्लैक्टोजाइड परमिएज लैक्टोज की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से लैक्टोज इजीली सेल में डिफ्यूज करता है और उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है। थायोग्लैक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज की बात करें तो ये लैक्टोज की एसिटाइलेशन करता है, जिसके नतीजे में उसकी कैटाबॉलिज्म इंक्रीज होती है। So this is all about our lac-o-pron system. I hope you like the video. Now like the video and subscribe the channel. Thank you so much.